नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू बायोस्फीयर। और यहाँ पर हम इस सीरीज़ में डिस्कस कर रहे हैं बायोलॉजी के नोट्स को, जहाँ पर हम कर रहे हैं रिवीजन। अच्छा, ये रिवीजन हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है बहुत ही जल्द हमें देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग का टीजीटी मेडिकल का कमीशन। और टीजीटी मेडिकल में हम जानते हैं कि बायोलॉजी जो है वो कितना सिलेबस कवर करती है। दो चीज़ें बहुत ज़रूरी, एक ज़ूलॉजी का और एक बॉटनी का। तो इसलिए ये बायोलॉजी के नोट्स आपके फाइनल रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो इन नोट्स में आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, इस सीरीज के अलावा अगर आप एमसीक्यू देखना चाहते हैं तो एक एमसीक्यू बैंक भी है जिसका नाम है सीरीज एमसीक्यू फटाफट। आप ज़रूर इस सीरीज को देखें। आपके तैयारी कितनी हो गई है ये अगर आपने चेक करना है ना, तो ज़रूर इस सीरीज को आप जाके चेक कर सकते हैं। अच्छा, आपने एमसीक्यूज को डिटेल में सॉल्व करना है तो उसके लिए भी एक सीरीज है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप डिटेल में बीएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस देखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अभी सिलेबस का चेंज हमें देखने को मिला है, तो वहाँ पे एल्गी फंजाई यानी जितने भी ये डिविजन्स है ना हमारे पास, जो भी ये एक ब्रॉड आप कहेंगे ब्रॉड क्लासिफिकेशन देखने को आपको मिलेगी, आपको इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखने को मिलेगी। बीएससी फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है जहाँ पर हम एक पूरी बायोडाइवर्सिटी को पढ़ते हैं, वो सिलेबस पूरा का पूरा कवर किया गया है बीएससी फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट में। तो आप वहाँ जाकर इस प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जी आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, मैं पहले उसके बारे में बता देती हूँ कि आज हमने क्या पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस में हमारे में मेंशन किया हुआ है, एक दिया गया है कि क्लासिफिकेशन कौन कौन सी है। ठीक है, आज हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे मेन जिसमें बैंथम हुकर होगा, एंगलर प्रिंटल का क्लासिफिकेशन है, हचिंसन का क्लासिफिकेशन है। इसके अलावा जो किंगडम सिस्टम है, किंगडम सिस्टम अलग अलग तरह का है, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 5 किंगडम, 6 किंगडम, उन सारे किंगडम्स को हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसमें आते हैं हर्बेरिया क्या होते हैं, जोलॉजिकल पार्क्स क्या होते हैं, नेशनल पार्क्स क्या होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हैं वो उनको हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट जो फैमिलीज है, कुछ इंपॉर्टेंट फैमिलीज, उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आपने एक काम करना है, आप अपने साथ एक पेन रख लीजिए, एक कॉपी रख लीजिए। मैं ये नहीं कहूंगी आपको कि आप इसके नोट्स बनाएं, बट जस्ट बी अटेंटेटिव। और अटेंटेटिव रहने के लिए आप इस तरह से भी उस नोटबुक पे जो मैं बोल रही हूँ उसको समझते जाएं और उसको अपने हाथों को इस तरह से चलाते जाएं। यकीन मानिए आपका रिवीजन बहुत अच्छे से होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। ये सभी हमने पढ़ना है और चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज सबसे पहले बैंथम एंड हुकर के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से। प्लांट्स की क्लासिफिकेशन जब भी बैंथम और हुकर ने दी ना, तो बहुत अच्छी क्लासिफिकेशन इसने दी है। अभी मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझा देती हूँ कि बैंथम एंड हुकर का जो क्लासिफिकेशन है वो किस तरह का क्लासिफिकेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है जी, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बता देते हैं और देखते हैं कि बैंथम एंड हुकर का जो क्लासिफिकेशन है वो हमें क्या क्या बताता है। ओके, तो बैंथम एंड हुकर का जो सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, ये सबसे पहले इन्होंने जो दिया था, वो जो बुक थी उसका नाम था जेनेरा प्लेंटेरम। ओके, पूछ लिया जाता है इनकी बुक का नाम कौन सा है, ये पूछ लिया जाता है कि ये किस तरह का सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, तो ये एक नेचुरल सिस्टम है क्लासिफिकेशन का। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब यहाँ पर ये है कि इन्होंने जो है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को यहाँ पे क्या किया, डिस्कस किया। उस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस पर एक क्लासिफिकेशन दी है। जैसे कि अभी यहाँ पर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो प्लांट्स पे इन्होंने जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिया वो क्या किया, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो थे उनके बेस पर उन्होंने क्लासिफिकेशन को दिया है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितनी फैमिलीज जो हैं वो इन्होंने दी थी, तो टोटल जो है इन्होंने 202 फैमिलीज जो हैं वो इन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी। तो मैरिट और डीमेरिट के बारे में ही हम सबसे पहले इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि इन्होंने जो प्लांट्स को क्लासिफाई किया वो किस तरह से क्लासिफाई किया था।
ये देख लेते हैं थोड़ा सा। तो बेंथम एंड हुकर ने जब क्लासिफाई किया तो इन्होंने बोला कि जो फेनेरोगेम्स होते हैं, फेनेरोगेम्स होते हैं, ठीक है, फेनेरोगेम्स क्या होते हैं भाई? ये होते हैं सीड बियरिंग प्लांट्स। ठीक है, ये जो सीड बियरिंग प्लांट्स यानी फेनेरोगेम्स जो होते हैं, ये फेनेरोगेम्स जो हैं ये 3 क्लासेस जो हैं इनकी इन्होंने दे दी। 3 क्लासेस इनकी इन बेंथम एंड हुकर के जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है उन्होंने उसमें इन्होंने दी। कौन कौन सी 3 क्लासेस जो हैं वो दी? सबसे पहले दी इन्होंने डाइकॉट्स की क्लासिफिकेशन, डाइकोटिलिडनाई। दूसरे दिए इन्होंने जिम्नोस्पर्म्स और तीसरा दिया इन्होंने मोनोकोटिलिडन्स, मोनोकॉट्स का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सा है, इसको यहाँ पर याद रख लेना। इसके बाद सीधा मैरिट और डीमेरिट पर हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर जो इनके मेरिट है, बेंथम एंड हुकर की जो मेरिट है उसमें सबसे पहले ये है कि इन्होंने जिम्नोस्पर्म्स को एज अ थर्ड टेक्सॉन जो है वो रिकॉग्नाइज किया, और इस रिकॉग्निशन के बाद इन्होंने इसको डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में रखा। ठीक है, ये जो प्लेसमेंट की इन्होंने रेनेल्स जो फैमिली है इसको डाइकॉट्स में फर्स्ट रखा, यानी सबसे ज्यादा प्रिमिटिव रखा। ये इनकी एक मेरिट है। इन्होंने मोनोकॉट को फॉलो करवाया डाइकॉट्स के बाद, यानी डाइकॉट के बाद जो है वो मोनोकॉट आते हैं, ये भी इनकी एक मेरिट है। और इनका जो काम है ना, ये सिर्फ एक कंपाइलेशन नहीं है, लेकिन प्रीवियसली जितना भी डाटा था उस सारे के सारे डाटा को इन्होंने एज अ न्यू मटेरियल स्टडी किया, और उस मटेरियल के आधार पर इन्होंने जो प्रीवियस डाटा है उसको क्या किया? रिफाइन किया। ठीक है, और इन्होंने क्या किया? जो ग्रामिनाई है उसको एडवांस फैमिली कंसीडर किया, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेरिट्स में फर्स्ट मेरिट इंपॉर्टेंट है, और ग्रामिनाई इज कंसीडर्ड एज एडवांस फैमिली, इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट। ठीक है, टॉपिक। अब डिमेरिट्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बेंथम एंड हुकर ने डिमेरिट्स की जब बात की तो डिमेरिट्स में क्या डिमेरिट है इनके? सबसे पहले कि इन्होंने भाई क्या किया? जिम्नोस्पर्म्स को डाइकॉट और मोनोकॉट में रख दिया। क्वेश्चन पूछा जाएगा, हु प्लेस्ड जिम्नोस्पर्म्स बिटवीन डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स? पता होना चाहिए। किसने? बेंथम एंड हुकर ने। मोनोक्लेमाइडी इज नॉट अ वेल डिफाइंड ग्रुप, और इस ग्रुप को उन्होंने पॉलीपेटली के साथ रख दिया। अभी आप लोग मुझसे ही क्वेश्चन पूछोगे कि मोनोक्लेमाइडी क्या होता है? तो मोनोक्लेमाइडी ऐसे फ्लावर्स होते हैं जहां पर जो फ्लावर्स होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं। इनकम्प्लीट फ्लावर्स का क्या मतलब है जी? या तो सेपल्स और पेटल्स जो हैं वो पेरियंथ की फॉर्म में होंगी, या स्टैमिनेट होंगे, या पिस्टिलेट होंगे। ठीक है, तो वो मोनोक्लेमाइडी में आते हैं। तो उन्होंने मोनोक्लेमाइडी जो एक ग्रुप है उसको वेल डिफाइन नहीं किया, और उसके बहुत सारे मेंबर्स को पॉलीपेटली के साथ रख दिया। कुछ रिलेटेड ऑर्डर्स को इन्होंने सेपरेट कर दिया सिर्फ डायग्नोस्टिक फीचर्स के बेस पे, जो आर्बिट्रेरी थे। उन्होंने ऑर्किडेसी फैमिली को फर्स्ट सीरीज में डाल दिया मोनोकोटिलिडन्स में, जबकि ये जो ऑर्किडेसी है ये क्या है? बहुत एडवांस फैमिली है, और इन्होंने इनको मोनोकोटिलिडन्स में क्या कर दिया? सबसे प्रिमिटिव कंसीडर कर लिया। ठीक है, ये भी इनका एक डिमेरिट है। इन्होंने लिलिएसी को सेपरेट कर दिया इरिडिएसी और अमराइलिडेसी से, सिर्फ इस बेसिस पे कि ऑन द बेसिस ऑफ ओवरी। ठीक है, सिर्फ ओवरी के बेसिस पे, यानी यहां पर ये याद रखिए आप कि इन्होंने लिलिएसी को सेपरेट किया इरिडिएसी और एमराइल्डेसी से, इन्होंने इसको सेपरेट किया। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओवरी, और इन्होंने इसकी क्लोज जो एफिनिटी है, इनके बीच में जो क्लोज एफिनिटी है उसको कंसीडर यहाँ पर नहीं किया था। ठीक है जी, तो ये थे इसके कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स बेंथम एंड हुकर के। उसके बाद आता है एंगलर और प्रिंटल का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एंगलर और प्रिंटल के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो पहले तो इनकी बुक का ही नाम पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इनकी जो बुक का नाम है उसका नाम है डाई नेचुरलिचियन। ठीक है, डाई नेचुरलिचियन पफलेंजिन, स्पेलिंग गलत भी हो सकती है, पफलेंजिन फैमिलियन। ठीक है, जैसे ये नाम अगर आपको कहीं नजर आया ना तो याद रखना कि ये किसने लिखी है? एंगलर और प्रिंटल ने लिखी है। इन्होंने 303 फैमिलीज जो है वो दी थी।
कितनी फैमिलीज दी इन्होंने? 303 फैमिलीज दी। और ये सिंपलेस्ट टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं, जब भी प्लांट्स को ये क्लासिफाई करते हैं तो ये सिंपलेस्ट टू कॉम्प्लेक्स क्लासिफिकेशन की तरफ जाते हैं। मतलब क्या है? थैलोफाइटा सबसे प्रिमिटिव है इनके पास, और जो एंजियोस्पर्म्स हैं वो सबसे क्या है? एडवांस्ड। ठीक है, एडवांस जो प्लांट हैं वो क्या है? एंजियोस्पर्म्स हैं। इस चीज को याद रखिएगा। अब इसके मेरिट्स देख लेते हैं। इन्होंने जिम्नोस्पर्म को सेपरेट कर दिया डाइकॉट और मोनोकॉट से। ठीक है, जैसे इनके पास एम्ब्रियोफाइटा इन्होंने एक डिवीजन दिया जिसका मतलब था सीड प्लांट्स। ओके, इस एम्ब्रियोफाइटा में इन्होंने क्या किया? इसको दो सब डिवीजन में इन्होंने डिवाइड कर दिया। पहला सब डिवीजन रख दिया जिम्नोस्पर्माई, और दूसरा जो सब डिवीजन इन्होंने रखा वो रखा एंजियोस्पर्माई। ठीक है, इन एंजियोस्पर्म्स में भी इन्होंने फिर क्या किया? एक जो क्लास थी उसको रखा मोनोकॉट, और दूसरी क्लास थी वो रखी डाइकोटिलिडनाe डाइकॉट्स। ठीक है, डाइकॉट्स इधर आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे एक मोनोकॉट रखा और एक डाइकॉट रखा। इस तरह से इन्होंने क्या किया था? अपने क्लासिफिकेशन को किया था। इन्होंने जिम्नोस्पर्म्स को सेपरेट कर दिया डाइकॉट और मोनोकॉट से। इन्होंने अबॉलिश किया बेंथम एंड हुकर के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, जो इन्होंने मोनोक्लेमाइडी करके एक सीरीज दी थी। ठीक है, इन्होंने ये जो मोनोक्लेमाइडी है इसको अलग किया, मर्ज कर दिया, पॉलीपेटलाई के साथ ही इन्होंने मर्ज कर दिया और रीनेम किया आर्चिक्लेमाइडी। क्वेश्चन पूछा जाएगा आर्चिक्लेमाइडी जो वर्ड है या एक ग्रुप है वो आपको किस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में देखने को मिलता है? तो इट इज इन एंगुलर एंड प्रेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब जो आगे मैं आपको बता रही हूँ ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट इस क्लासिफिकेशन में। एक तो ये वाला स्टेटमेंट है और दूसरी ये स्टेटमेंट्स। इन एंगुलर एंड प्रेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मोस्ट एडवांस्ड जो फैमिली है मोनोकॉट्स की वो है ऑर्किडेसी। डाइकॉट्स में जो मोस्ट एडवांस्ड फैमिली है वो है कंपोजिटाई। मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्डर की अगर हम बात करें तो वो है पैंडानेल्स, और मोस्ट एडवांस्ड अगर ऑर्डर की बात करें तो वो है कंपैनुलेटाई। तो यहाँ पर याद रखना है मोस्ट एडवांस्ड फैमिली ऑर्किडेसी, मोस्ट एडवांस्ड मोनोकॉट्स में ऑर्किडेसी और डाइकॉट्स में कंपोजिटाई। डन डन डन। नेक्स्ट देखते हैं इसके डिमेरिट्स। इसके डिमेरिट्स में सबसे पहली डिमेरिट तो यही आती है कि इन्होंने जो मोनोकॉट्स हैं उनको डाइकॉट्स के ऊपर प्रेसिडेंस दे दी। यानी मोनोकॉट्स इन्होंने क्या कर लिए? पहले रख लिए और डाइकॉट्स उसके बाद में ले आए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया? जो रेनियल्स है इसको 21st पोजीशन में डाल दिया सब क्लास की आर्चिक्लेमाइडी के। ठीक है, और ये आर्चिक्लेमाइडी किसमें है? डाइकोटिलिडनी की क्लास है। ठीक है, तो क्लास डाइकोटिलिडनी का क्या है? एक सब क्लास है, और वहां पे इसने रिन्यूअल्स को क्या कर दिया? बहुत एडवांस बता दिया है। लेकिन हम अभी जानते हैं कि ये क्या है? एक प्रिमिटिव ऑर्डर है डाइकॉट का। तो रिन्यूअल्स को एडवांस किसने बताया? एंगलर और प्लेंटल ने। इसके बाद जो हेलोबियाई है जिसमें प्रिमिटिव फैमिलीज हैं, इसको पेंडानेल्स और ग्लूमीफ्लोराई के साथ इन्होंने रख दिया। तो ये भी इनके एक डिमेरिट है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रह गया है बताने, और वो पॉइंट ये है कि ये एक फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है एंगुलर और प्रेंटल का। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है जी? ये बेस करता है डार्विन की थ्योरी पे, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पे। ओके, चलिए तो नेक्स्ट कर लेते हैं। अभी ये है हचिंसन का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अभी जब हम हचिंसन के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात यहाँ पर कर रहे हैं तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि हचिंसन के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या है। इन्होंने प्लांट्स को वुडी प्लांट्स और हर्बेशियस प्लांट में मतलब दो इस डिवीजन में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो लिग्नोसाई जो है ये वुडी प्लांट्स हैं, और हर्बेशिये जो है ये कैसे हैं? हर्ब्स प्लांट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? वुडी प्लांट्स जो हैं उनका प्रिमिटिव ग्रुप है मग्नोलियल्स, और हर्ब्स जो हैं उनका प्रिमिटिव प्लांट है रेनियल्स। ठीक है,
अमेंथिफेराई को यहाँ पर एडवांस कंसीडर किया गया है, इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने ग्रामिनाई को भी एडवांस फैमिली कंसीडर किया है, ये भी इंपॉर्टेंट है हचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। उसके बाद यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसकी डिमेरिट्स की। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन जस्ट हमें इसके बारे में भी पता होना चाहिए। ये अगेन एक फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो डिमेरिट्स है यहाँ पे वो क्या है, हचिंसन बिलीव करते हैं कि जो मोनोकाट हैं वो मोनोफाइलेटिक ओरिजिन शो करते हैं, लेकिन ये मोनोफाइलेटिक ओरिजिन के नहीं होते हैं, ठीक है। ये एक्सेप्टेड नहीं है अभी आज के टाइम में। और ये जो सिस्टम है ये एम्फेसिस देता है सिर्फ हर्बेशियस और वुडी हैबिट जो प्लांट्स की होती है, उन्हीं प्लांट्स को क्या करता है ये सिस्टम एम्फेसाइज करता है। तो ये इसके एक डिमेरिट्स हैं। हचिंसन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको एंगलर एंड प्रेंटल और बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन के मेरिट्स और डिमेरिट्स बिल्कुल याद होने चाहिए। अब देख लेते हैं किंगडम्स ऑफ लिविंग वर्ल्ड। ये आपने बहुत बार पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर से इनको हम देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट की जो टू किंगडम सिस्टम है वो किसने दिया था, कार्ल लिनस ने दिया था, ठीक है। कौन कौन से किंगडम दिए, एक प्लांटी दिया, एक एनिमेलिया दिया। अब किंगडम प्लांटी में क्या क्या रखा है इन्होंने, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, लिवोवर्ट्स, मॉसेस, हॉर्न्स, फर्न्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स, ये सारे किस में रखे इन्होंने रखे प्लांटी में। एनिमेलिया में क्या रखा, एनिमेलिया में वही जो आप आज तक हम पढ़ रहे हैं, जैसे प्रोटोजोआन्स हैं हमारे, स्पॉन्जेस, जेलीफिशेस, इंसेक्ट, क्रेप, सेंटीपीड, मिलीपीड, स्पाइडर, स्नेल, शार्क, फ्रॉग, लिजर्ड, स्नेक, बर्ड, मैमल्स, सब कुछ, ठीक है। तो ये टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन्होंने यहाँ पर दिया है। यहाँ पर इन्होंने बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को प्रोकैरियोट्स कंसीडर किया है। ओके, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है प्रोकैरियोट्स क्या होता है। इन्होंने इंक्लूड किया प्लांट्स को, जो यूकैरियोटिक प्लांट्स हैं उनको टू किंगडम सिस्टम में, सॉरी ये प्रोकैरियोट्स हैं, लेकिन यहाँ पर जो ये कैरोलिस लिनस है इन्होंने क्या किया, इन प्रोकैरियोट्स को यूकैरियोट्स के साथ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में प्लांट्स में कंसीडर कर दिया, ठीक है जी। और यहाँ पर क्या है, फंजाई कैसी है, नॉन फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेसिस तो यहाँ पर नहीं होती है, लेकिन इन्होंने इनको भी, इन फंजाई को भी प्लांट्स में डाल दिया। तो ये यहाँ पे इनके डिमेरिट्स भी हैं, ठीक है, कि प्रोकैरियोट्स को यूकैरियोट्स के साथ रख दिया और फंजाई जो नॉन फोटोसिंथेटिक है उनको फोटोसिंथेटिक प्लांट्स के साथ रख दिया। नेक्स्ट आता है हमारे पास थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था जी, अर्नेस्ट हकल ने दिया था। अर्नेस्ट हकल ने, आई एम सॉरी, अर्नेस्ट हकल ने क्या किया जी, थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। अब यहाँ पर इन्होंने ओके, यहाँ पर इन्होंने प्रोटोजोआ, यूनिसेल्युलर, एसेल्युलर, एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया को इन्होंने इंक्लूड किया वन किंगडम में, जिसको क्या नाम दिया इन्होंने, प्रोटिस्टा, और बाकी सारे जो थे वो प्लांटी और एनिमेलिया में इन्होंने डाल दिए। तो कितने जी, एक प्रोटिस्टा, दूसरा प्लांटी और तीसरा एनिमेलिया। प्रोटिस्टा में क्या क्या डाला जी इन्होंने, एक डाले प्रोटोजोआ, दूसरे यूनिसेल्युलर, एसेल्युलर, एल्गा, यूनिसेल्युलर और एसेल्युलर, एल्गा, फंजाई और बैक्टीरिया जो है इनको इन्होंने प्रोटिस्टा में डाला। तो ये क्या है, थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा जी, फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया है, ऑप्शन में आएगा कोपलैंड, ठीक कर देना इसको। कौन कौन से हैं, इन्होंने प्लांटी दिया, एनिमेलिया दिया, प्रोटिस्टा दिया और मोनेरा दिया। यहाँ पर मोनेरा सिस्टम, ठीक है, मोनेरा किंगडम किसने इंट्रोड्यूस किया, कोपलैंड ने इंट्रोड्यूस किया। इन्होंने भी फंजाई को अपने सिस्टम में कोई जगह नहीं दी। फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अगेन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। 1969 में रॉबर्ट एच विटेकर ने दिया था। कौन कौन से हैं जी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। चलिए देख लेते हैं क्या क्या आता है इसमें। किंगडम जो मोनेरा है वहां पर हमें देखने को मिलते हैं प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स प्रिमिटिव न्यूक्लियस जिसमें प्रेजेंट होता है, जिसमें न्यूक्लियर वॉल जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती है। कौन कौन आते हैं जी, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, आर्ची बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया,
एक्टिनोमाइसिटीज, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, किस में आएंगे? मोनेरा में आएंगे। प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर एंड कॉलोनियल यूकैरियोट्स हैं, तो यूकैरियोट्स हैं, लेकिन यूनिसेल्यूलर जितने भी होंगे उसके अलावा जो यूनिसेल्यूलर तो है लेकिन कॉलोनीज बना के रहते हैं, वो किस में आते हैं? प्रोटिस्टा में आते हैं, विटेकर साहब कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आते हैं जी? फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, फ्लैजिलेट्स, डायटम्स, डिनोफ्लैजिलेट्स, स्लाइम मोल्ड्स, सीलिएट्स और प्रोटोजोआंस इसमें आते हैं। उसके बाद आता है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में क्या क्या आता है जी? ए क्लोरोफिलिस, जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, दूसरा स्पोर प्रोड्यूसिंग, तीसरा मल्टी सेल्यूलर, चौथा मल्टी न्यूक्लिएट ऑर्गेनिज्म। क्या क्या फीचर हैं जी फंजाई के? एक क्लोरोफिलस हैं, स्पोर प्रोड्यूसिंग है, मल्टी सेल्यूलर है, मल्टी न्यूक्लिएट ऑर्गेनिजम्स हैं। ईस्ट को मत भूलना, ईस्ट भी है लेकिन वो कैसा है? यूनिसेल्यूलर है। ओके, एक्सेप्शन है। इसी किंगडम फंजाई में इंक्लूड होते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। कौन जी? लाइकेन। लाइकेन इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये बेस करता है किस चीज पर? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? प्रोकैरियोट सबसे पहले आएंगे, फिर यूनिसेल्यूलर आएंगे, कॉलोनियल आएंगे और लास्ट में मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इनकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। और फाइलोजेनी भी है। फाइलोजेनी का अगेन क्या मतलब है? फाइलोजेनी का मतलब है इनकी जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है उसके हिसाब से। तो ये रिसेंटली जो है यही एक्सेप्टेड एक सिस्टम है, लेकिन एक 6 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन भी आता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि किसने दिया है, तो वो कार्ल वूस ने दिया है। चलिए जी, नेक्स्ट कर लेते हैं। हर्बेरिया, ज़ूलॉजिकल पार्क्स, म्यूजियम एंड बोटैनिकल गार्डन्स। हर्बेरिया, हर्बेरिया, हर्बेरियम होगा तो सिंगुलर है। ठीक है, हर्बेरिया या हर्बेरियम, यहाँ पर क्या होता है? कलेक्शन होती है ड्राई, प्रेस्ड, प्रिजर्व्ड प्लांट स्पीशीज। ठीक है, और जिन प्लांट्स को हम ड्राई नहीं कर सकते हैं, प्रेस नहीं कर सकते हैं, उनको किस में? लिक्विड में डाला जाता है। फर्स्ट बोटेनिकल गार्डन किसने एस्टेब्लिश किया था? थियोफ्रास्टस ने किया था। रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू में है, लंदन में है, एरिया 300 एकड़ का है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है एरिया। ठीक है, इंडियन बोटेनिकल गार्डन सिरपुर हावड़ा में है, कोलकाता में है। ठीक है, नेशनल बोटेनिकल गार्डन सिकंदरबाग लखनऊ में है। कुछ एक आगे भी हम इनको पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट जो है, लेकिन ये 3 अभी के लिए। स्टैंडर्ड साइज जो हर्बेरियम शीट का होता है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, इसको तो आप बार बार लिख के रट लो। 16.5 से 11.5 इंच। ठीक है, 16.5 इंच लंबी, 11.5 इंच चौड़ी, इस तरह से। और अगर ये इंचेस में नहीं होगा, सेंटीमीटर्स में दिया होगा, तो 41.25 टू 28.75, 41.25 टू 28.75, इसको याद रख लीजिए। 41.25, 28.75, 16.11, 16.5, 11.5। ओके। म्यूजियम आर द इंस्टीट्यूशंस वेयर ऑब्जेक्ट ऑफ आर्ट, अब म्यूजियम की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ आर्ट, एंटिक्विटी एंड नेचुरल हिस्ट्री आर स्टोर्ड, प्रिजर्व एंड एक्सिबिटेड सेलेक्टिवली। और नेशनल पार्क्स की बात अब करते हैं। तो नेशनल पार्क क्या होते हैं जी? नेशनल पार्क एक ऐसा एरिया है जो रिजर्व होता है वाइल्ड लाइफ के लिए। वाइल्ड लाइफ मतलब फ्लोरा प्लस फौना प्लस उनका पूरा इकोसिस्टम। ठीक है जी, सब कुछ यहाँ पर क्या करना है इन्होंने? वेलफेयर, यानी इनको कंजर्व करके रखना है। तो नेशनल पार्क में किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटी जो है वो अलाउड नहीं होती है, ह्यूमन इंटरफेरेंस अलाउड नहीं होती है। एक ज़ूलॉजिकल पार्क होते हैं जो स्पेशली किसके लिए? वाइल्ड एनिमल के लिए प्रोटेक्ट करके रखे होते हैं। फिर होती हैं एक सेंचुरीज। ठीक है, तो ज़ूलॉजिकल पार्क्स में क्या है? ये केजेस में रखा होता है, और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं वो वाइल्ड लाइफ के जो एनिमल्स हैं स्पेशल उनके लिए होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज जो हैं, जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, वो कुछ हद तक क्या होती हैं? अलाउड होती हैं। ठीक है, सेंचुरीज। उसके बाद आता है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है जी? एक ऐसा स्पेसिफिक एरिया है जहां पे मल्टीपल यूज किया जाता है लैंड का, इस तरह से
अगर कोई बायोस्फीयर रिजर्व है तो बीच में कोर जोन होगा, ठीक है। जोन्स में इसको रखा जाता है जिसके पर्टिकुलर फंक्शन होते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, ठीक है, ये इसके बाद ये आना था। फर्स्ट जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो क्या है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसको 1986 में एस्टेब्लिश किया गया था। कमेंट में मुझे लिखकर आप बताओ कि प्रेजेंटली हाउ मेनी बायोस्फीयर आर देयर इन इंडिया। ओके, कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं ये आप मुझे बताएंगे। सबसे बड़ा बायोस्फीयर, लार्जेस्ट कौन सा है? फर्स्ट तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा, नेशनल पार्क के बारे में भी बता देना। अगर हिमाचल प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं, सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, ये कमेंट करके आप मुझे बता देंगे, ठीक है जी। अच्छा, ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है, यहाँ के 3 जोन मैं बता रही थी। सबसे पहले आता है कोर जोन, उसके बाद आता है बफर जोन, और सबसे बाहर जो आता है वो आता है मैनिपुलेशन जोन। कोर जोन में किसी भी तरह की ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है। बफर जोन में वेरी लिमिटेड जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो अलाउड है। और जो मैनिपुलेशन जोन है, यहाँ पे सेवरल ह्यूमन एक्टिविटीज दे आर अलाउड, ठीक है। अब आया वो हमारे पास टॉपिक जो मैं कह रही थी कि हम बाद में पढ़ेंगे इसको, इंपॉर्टेंट हर्बेरिया ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पहला रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू, जो सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट हर्बेरियम है। और यहाँ पे ना बेंथम और हुकर का जो क्लासिफिकेशन है वो चलता है। अदरवाइज अगर ये सबसे बड़ा नहीं होता, सॉरी, अगर कोई और होता, जैसे है ना ये बर्लिन बोटेनिकल म्यूजियम जो है, ये हर्बेरियम जो इसका है, जो वर्ल्ड वॉर 2 में डिस्ट्रॉय हो गया था, ये सबसे बड़ा होता, ठीक है। अदरवाइज जो रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू में है ये सबसे बड़ा है। कुछ और है यहाँ पर दिए हुए, जैसे कोमरॉफ बोटेनिकल इंस्टीट्यूट सेंट पीटर्सबर्ग लेनिनग्राड में है, कंजर्वेटरी बोटेनिकल गार्डन जेनेवा में है, न्यूयॉर्क का बोटेनिकल गार्डन है, यूएस नेशनल हर्बेरियम है वॉशिंगटन में। हर्बेरिया ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा जो है वो है हमारे पास सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, इंडियन बोटेनिकल गार्डन कोलकाता का, ठीक है। विलियम रॉक्सबर्ग ने इसको क्या है, ये फादर ऑफ इंडियन बॉटनी भी है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पूछ लेते हैं, फादर ऑफ इंडियन बॉटनी। इन्होंने इसको क्या किया था, ये एज ए क्यूरेटर यहाँ पर काम कर रहे थे, ठीक है। और जॉर्ज किंग जो है वो डिजाइनर थे इस गार्डन के। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है इसका, सिरपुर का ग्रेट बनियान ट्री है, ठीक है। और ये इस गार्डन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और लार्जेस्ट लिविंग प्लांट जो है वो भी इस वर्ल्ड का, लार्जेस्ट बोल रहे हैं, ओके, लॉन्गेस्ट या ओल्डेस्ट नहीं बोल रहे हैं, लार्जेस्ट लिविंग प्लांट की यहाँ पर बात हो रही है। तो ग्रेट बनियान ट्री जो कहाँ पर है, इंडियन बोटेनिकल गार्डन कोलकाता में है, शिवपुर में है, वो है ये। 4 एकड़ की इसकी कैनोपी है, ठीक है। तो इतनी बड़ी कैनोपी है इसकी। इसका जो मेन ट्रंक था वो तो खाली हो चुका है, लेकिन जो इसकी बाकी जो एडवेंटिशियस रूट्स हैं वो यहाँ पर आती हैं, ठीक है। एक्सट्रीमली सॉरी। उसके बाद है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून का हर्बेरियम। उसके बाद है हर्बेरियम ऑफ एग्रीकल्चरल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर, और हर्बेरियम ऑफ नेशनल बोटेनिकल गार्डन लखनऊ, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा वेयर इज नेशनल बोटेनिकल गार्डन, तो पता होना चाहिए कहाँ है, लखनऊ में है।